नमस्ते सभी को। आज के वीडियो में हम उन शाही प्रेमियों के बारे में जानेंगे जो उम्मीद से ज्यादा शक्तिशाली बने। विभिन्न पृष्ठभूमियों से आई इन महिलाओं ने शाही दरबारों में ऊंचा स्थान पाया और अपार धन, प्रभाव और सत्ता हासिल की। इनकी कहानियां महत्वाकांक्षा, घोटाले और असाधारण सफलता से भरी हुई हैं। तो मेरे साथ जुड़िए जब हम इनकी जिंदगियों को जानेंगे। हमारी पहली कहानी के लिए हम समय में पीछे जा रहे हैं, पोलिश लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल की ओर। वो महिला जो एक दिन रूस की महारानी कैथरीन प्रथम बनी। उनका जन्म 15 अप्रैल 1684 को मार्टा हेलेना स्क्रिजोंग्जा के रूप में हुआ था, कहीं उस समय के पोलिश लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल के पूर्वी हिस्से में, जो एक बड़ा साम्राज्य था और जिसमें आज का पोलैंड, लिथुआनिया और बेलारूस तथा यूक्रेन का बड़ा हिस्सा शामिल था। उनके माता पिता, जो मूल रूप से मिन्स्क के आसपास के क्षेत्र से थे, उनकी मृत्यु तब हो गई जब वो बहुत छोटी थीं, लगभग 1689 में, जब पूर्वी यूरोप में ब्यूबोनिक प्लेग का बड़ा प्रकोप हुआ था। इस तरह वो 4 या 5 साल की उम्र में अनाथ हो गईं। इसके बाद युवा मार्ता के जीवन के विवरण स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कई विवरण जो दशकों बाद लिखे गए, उन्होंने घटनाओं के विरोधाभासी संस्करण प्रस्तुत किए, लेकिन सामान्य रूपरेखा यही थी। वो 1690 के दशक में योहान के घर में रहने लगी थी। अर्न्स्ट ग्लुक, जो जर्मनी के एक लूथरन प्रचारक थे और जो लात्वियाई भाषा में बाइबल का पहला बड़ा अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध थे। 17वीं सदी के अंत में वह बाल्टिक क्षेत्र के उस हिस्से में सक्रिय थे जो आज लात्विया है। यह मार्टा ने अपने बचपन और किशोरावस्था के शुरुआती वर्षों में ग्लुक के बड़े घर में काम किया, संभवतः एक नौकरानी या सेविका के रूप में। हम ये पूछ सकते हैं कि वह इस स्थिति से रूस की शासिका कैसे बनी। इस उत्थान की शुरुआत पूर्वी और उत्तरी यूरोप की जटिल भू राजनीति में मिलती है, जो प्रारंभिक आधुनिक काल के दौरान थी। 16वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक इस क्षेत्र में कई बड़े युद्ध हुए, जिन्हें सामूहिक रूप से उत्तरी युद्धों के नाम से जाना जाता है। इन युद्धों के मुख्य पक्ष पोलिश लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल, स्वीडन और रूस थे। इन युद्धों में दांव पर इन देशों की सीमाओं के साथ लगे विशाल भूभाग और बाल्टिक सागर पर नियंत्रण था। उदाहरण के लिए, स्वीडन के पास वर्तमान उत्तर पश्चिमी रूस का बड़ा हिस्सा था, जिसमें वह क्षेत्र भी शामिल था जहां आज सेंट पीटर्सबर्ग शहर स्थित है। एक प्रमुख संघर्ष का केंद्र बाल्टिक सागर क्षेत्र था, और विशेष रूप से वह क्षेत्र जिसे उस समय लिवोनिया कहा जाता था, जो मोटे तौर पर आज के लात्विया, एस्टोनिया और लिथुआनिया से मेल खाता था। ये उन मुख्य क्षेत्रों में से एक था जिनको लेकर रूस और स्वीडन फिर से 1700 में युद्ध में गए, एक संघर्ष जिसे महान उत्तरी युद्ध के नाम से जाना गया और जो 21 साल तक चला। मार्ता उस समय लिवोनिया में ग्लुक परिवार के साथ एक 16 साल की लड़की के रूप में रह रही थी जब युद्ध छिड़ा, और जल्द ही वो इस अस्थिर दुनिया में इधर उधर फेंकी जाने लगी। 1702 में मार्ता ने कुछ समय के लिए एक स्वीडिश घुड़सवार अधिकारी से शादी की, जो सिर्फ 8 दिन चली, क्योंकि रूसी सेना के आने पर स्वीडिश सेना को क्षेत्र छोड़ना पड़ा। इसके बाद की घटनाएं फिर कुछ हद तक अस्पष्ट हैं, लेकिन मार्ता, जो एक युवा और आकर्षक महिला बन गई थी, लगता है कि वो रूस के जार पीटर प्रथम के प्रमुख जनरल फील्ड मार्शल बोरिस शेमेतेव की प्रेमिका बन गई थी। नतीजतन, जब शेमेतेव रूसियों द्वारा लिवोनिया के अधिकांश हिस्से पर विजय प्राप्त करने के बाद मास्को लौटे, तो मार्ता को भी उनके साथ लाया गया। मास्को में मार्ता जल्द ही प्रिंस अलेक्जेंडर मेंशिकोव के घराने में पहुंच गई। मेंशिकोव जार के सबसे करीबी विश्वासपात्र और रूस के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक थे। शायद शुरू में मार्ता मेंशिकोव की प्रेमिका रही हों, लेकिन आने वाले वर्षों में उनका रिश्ता ज़ारशाही रूस की जटिल राजनीति में एक राजनीतिक संबंध बन गया। या फिर हो सकता है कि मेंशिकोव और वह वास्तव में प्रेमी न रहे हों,
बल्कि मेंशिकोव ने उसे अपने घर में इस खास मकसद से रखा हो कि वह पीटर का ध्यान आकर्षित कर सके। इसका उसका मकसद ये था कि सरकार के केंद्र यानी क्रेमलिन और मॉस्को के अन्य शाही महलों में अपनी निगरानी और सूचना के लिए एक और व्यक्ति को तैनात कर सके। अगर ऐसा था तो ये कोशिश सफल रही, क्योंकि 1703 या शुरुआती 1704 तक जार पीटर ने मार्ता को अपनी प्रेमिका बना लिया था। पीटर प्रथम एक जटिल इंसान था। बस 1682 में सिर्फ 10 साल की उम्र में रूस के सिंहासन पर बैठा था। इस कारण उसने 1696 में ही स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू किया। इसके बाद उसने मध्य और पश्चिमी यूरोप में एक लंबा राजनयिक दौरा किया था। उसका लक्ष्य था कि वह रूस में जितना संभव हो सके उतने नए विचार लेकर आए, ताकि देश का आधुनिकीकरण किया जा सके और उसे महाद्वीप की महान शक्तियों में से एक बनाया जा सके। इस उद्देश्य के लिए शुरुआती सैन्य सफलताओं के बाद उसने बाल्टिक सागर क्षेत्र में बड़े क्षेत्रों पर विजय पाई। महान उत्तरी युद्ध की शुरुआत में उसने उसी जलमार्ग पर एक महान नई राजधानी बनाने की योजना बनाई थी। इस नए शहर का निर्माण 1703 में शुरू हुआ, जब वो मार्ता से मिला था। उसने इसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग रखकर इसे रूस की राजधानी बना दिया। यहीं मार्ता ने अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया, क्योंकि यह शहर पश्चिमी यूरोपीय शैली में तेजी से विकसित हो रहा था। लगभग उसी समय जब वह पीटर की प्रेमिका बनी, उसने रोमन कैथोलिक धर्म से ग्रीक ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म में परिवर्तित होने का निर्णय लिया और इसके साथ ही अपना नाम बदलकर कैथरीन अलेक्सेवना रख लिया। इस प्रकार इस समय तक वह काफी हद तक रूसी संस्कृति में ढल चुकी थीं और दरबार में उनका स्थान पक्का हो गया, जब 1704 में उन्होंने पीटर से एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम जार के नाम पर रखा गया। कैथरीन की पीटर की प्रेमिका के रूप में स्थिति बहुत जटिल थी। एक तरफ पीटर की शादी नहीं हुई थी। उनकी पहली शादी उदोक्सिया लुपोकिना से हुई थी, जिनसे उन्होंने अपनी किशोरावस्था के अंत में शादी की थी। वो शादी असफल रही थी और कई साल पहले उनका तलाक हो गया था। इस तरह पीटर को कैथरीन से शादी करने में किसी पहले से मौजूद रिश्ते की कोई बाधा नहीं थी, लेकिन वह विदेशी थीं और उनका सामाजिक स्तर भी बहुत साधारण था। अन्य यूरोपीय राजशाहियों जैसे फ्रांस, स्पेन या इंग्लैंड के लिए इससे उनकी उससे शादी की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाती। लेकिन रूस में हालात अलग थे। उदाहरण के लिए पूर्व सारीना उदोक्सिया एक सामान्य कुलीन परिवार से आई थीं और रूसी अभिजात वर्ग का हिस्सा नहीं थीं। कैथरीन की पृष्ठभूमि कोई समस्या नहीं थी, फिर भी पीटर इस रिश्ते को लेकर असमंजस में थे और उन्होंने शादी का फैसला टाल दिया। आखिरकार इस जोड़े ने 1707 के अंत में गुप्त रूप से शादी की, हालांकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। कुछ साल बाद उन्होंने आखिरकार 9 फरवरी को सेंट पीटर्सबर्ग के सेंट आइजैक कैथेड्रल में आधिकारिक रूप से शादी कर ली। 1712 में जब कैथरीन आखिरकार त्सारिना या रूस की रानी बनी, जो उनके रिश्ते की शुरुआत के लगभग 10 साल बाद था। शादी के इर्द गिर्द चाहे जितनी भी जटिलताएं रही हों, उनका संबंध दो ऐसे व्यक्तियों के बीच था जो स्पष्ट रूप से एक दूसरे के आदर्श साथी थे। उनके बीच का पत्राचार उनके आपसी स्नेह का प्रमाण है और उन्होंने रूस को एक महान यूरोपीय राष्ट्र बनाने की उनकी योजनाओं में उनका पूरा समर्थन किया। फरवरी 1712 में जब उनकी आधिकारिक रूप से शादी हुई, तो उन्होंने उनकी सम्मान में एक शौर्य ऑर्डर, सेंट कैथरीन ऑर्डर, स्थापित किया। हालांकि उनका यह मिलन काफी दुख भी लेकर आया। कैथरीन ने 1704 से 1724 के बीच पीटर से 12 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन इनमें से सिर्फ 2, एक लड़की अन्ना जो 1708 में पैदा हुई थी और दूसरी लड़की एलिजाबेथ जो अगले साल पैदा हुई, ही वयस्कता तक जीवित रहीं। बाकी बच्चों में से लगभग सभी शैशवावस्था में ही मर गए, या तो कुछ हफ्तों या महीनों के भीतर, या फिर 5 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले। ये उस आरंभिक आधुनिक काल में आम बात थी। उस समय बच्चों का शैशवावस्था में उन बीमारियों से मरना आम था जिन्हें आज आसानी से ठीक किया जा सकता है।
लेकिन उस समय के मानकों के हिसाब से भी ये कैथरीन और पीटर के लिए माता-पिता के रूप में असामान्य रूप से क्रूर पीड़ा थी। पीटर का निधन 1725 की शुरुआत में हुआ था। हालांकि उनकी मृत्यु के समय उनकी उम्र सिर्फ 52 साल थी, लेकिन उनका शासन इतना सफल रहा कि वे पीटर द ग्रेट के नाम से प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि उन्होंने रूस को पूर्वी और उत्तरी यूरोप की नई प्रमुख शक्ति बना दिया था। 17वीं शताब्दी के दौरान बाल्टिक क्षेत्र पर स्वीडन के प्रभुत्व के बाद और साथ ही रूस की सरकार और समाज के आधुनिकीकरण के कारण भी। उदाहरण के लिए, वह रूस में विश्वविद्यालय स्थापित करने वाले पहले ज़ार थे। उन्होंने 1721 में रूसी साम्राज्य की शुरुआत की घोषणा भी की थी, खुद को उसका सम्राट और कैथरीन को सम्राट की पत्नी के रूप में सम्राज्ञी घोषित किया था। हालांकि उत्तराधिकार की समस्या बनी रही, क्योंकि जनवरी 1725 में पीटर की मृत्यु तक ना तो उन्होंने उत्तराधिकारी बताया था और ना ही उनका कोई जीवित वैध पुत्र था। अगले उत्तराधिकारी थे पीटर अलेक्सेविच, जो पीटर के पोते थे, और वे अलेक्सी पेट्रोविच के पुत्र थे, जो पीटर की पहली पत्नी उदोक्सिया लुपोकीना से उनके बेटे थे। हालांकि पीटर अलेक्सेविच उस समय सिर्फ 9 साल के थे। नतीजतन कैथरीन ने अपने पुराने सहयोगी प्रिंस मेंशिकोव और सरकार के कई अन्य लोगों की मिलीभगत से यह घोषणा की कि पीटर की मरने से पहले की एक इच्छा थी कि कैथरीन उनकी उत्तराधिकारी बने। इस तरह पोलिश लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल की अनाथ कैथरीन को 1725 में रूस की महारानी कैथरीन प्रथम के रूप में ताज पहनाया गया। कैथरीन का शासन सफल लेकिन संक्षिप्त रहा। यह वास्तव में एक सत्ता साझेदारी वाली सरकार थी, जहां मेंशिकोव और कई अन्य रईसों के पास अधिकांश शक्ति थी, लेकिन कैथरीन कुछ सुधार लागू करने में सक्षम थीं। विशेष रूप से उन्होंने रूसी सेना में भारी कटौती की निगरानी की। महान उत्तरी युद्ध के दौरान रूस की सेना की संख्या बढ़कर लगभग 2.5 लाख पुरुषों तक पहुंच गई थी, जिससे वह उस समय यूरोप की सबसे बड़ी सेना बन गई थी। लेकिन इतनी बड़ी सेना का खर्च बहुत अधिक था और इसका बोझ रूसी जनता पर भारी करों के रूप में पड़ा। कैथरीन ने मेंशिकोव और अन्य कुलीनों को यह समझाने में सफलता पाई कि अब जब स्वीडन के साथ युद्ध समाप्त हो गया है और रूस पूर्वी यूरोप में निर्विवाद शक्ति बन गया है, तो सेना को कम करना शुरू किया जाए। रूस में करों के कम होने से गरीबी में काफी कमी आई और कैथरीन को इसका बहुत श्रेय मिला, जिससे एक मिसाल कायम हुई कि 18वीं सदी में रूस में महिला शासकों के शासन का जनता ने स्वागत किया। कैथरीन ने बाल्टिक सागर क्षेत्र और पोलिश लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल में अपने 4 भाई बहनों को खोजने का भी प्रयास किया, जिनसे वो अपने बचपन में अपने माता पिता की मृत्यु के कारण बिछड़ गई थीं। यह उन्होंने सफलतापूर्वक कर दिखाया और अपने परिवार से पुनर्मिलन के बाद उन्होंने अपने सभी 4 भाई बहनों को रूसी कुलीन बना दिया। आखिरकार कैथरीन का शासन सफल तो रहा, लेकिन अल्पकालिक रहा। 1727 की शुरुआत में उन्हें फेफड़े में फोड़े का निदान हुआ, लेकिन असली बीमारी संभवतः तपेदिक थी, एक ऐसी बीमारी जिसे 1820 के दशक तक पूरी तरह पहचाना और अध्ययन नहीं किया गया था। पीटर के विपरीत उन्होंने उत्तराधिकार की तैयारियां की थीं और पीटर अलेक्सेविच को अपना उत्तराधिकारी नामित किया था। इसलिए जब कैथरीन का 17 मई 1727 को 43 वर्ष की आयु में निधन हुआ, तो उन्होंने पीटर द्वितीय के रूप में कैथरीन का उत्तराधिकारी बना। कैथरीन के शासनकाल ने रूस में असाधारण महिला शासन की एक अवधि की शुरुआत की, जिससे ये पूर्व आधुनिक दुनिया के उन कुछ राज्यों में से एक बन गया जहां लगभग 1 सदी तक कई महिलाओं ने प्रमुख रूप से शासन किया। 1730 में पीटर द्वितीय की अकाल मृत्यु के बाद उनकी जगह पीटर महान की भतीजी अन्ना प्रथम शासक बनी। उन्होंने 1740 तक शासन किया। फिर एक छोटे अंतराल के बाद कैथरीन और पीटर की बेटी एलिजाबेथ ने एलिजाबेथ प्रथम बनकर सिंहासन संभाला। उनकी मृत्यु 1762 में हुई, जिसके बाद पीटर तृतीय ने शासन संभाला। लेकिन उनका शासन भी कम समय का रहा, क्योंकि 6 महीने बाद उनकी पत्नी ने उन्हें सत्ता से हटा दिया। उस महिला का नाम भी कैथरीन था,
जिन्होंने रूस पर 34 साल तक शासन किया और साम्राज्य को यूरोप की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक बना दिया, जिसकी भूमिका सिर्फ बाल्टिक सागर और पूर्वी यूरोप में ही नहीं, बल्कि दक्षिण में बाल्कन और काला सागर में भी थी। इसी कारण कैथरीन द्वितीय को कैथरीन महान के नाम से जाना जाने लगा। इस प्रकार कैथरीन प्रथम के शासनकाल ने एक ऐसे युग की शुरुआत की जिसमें 18वीं सदी के अंत तक रूस पर लगातार महिला शासकों का वर्चस्व रहा। अब हम समय में और पीछे 16वीं सदी की शुरुआत में चलते हैं। वो महिला जो एक दिन उस्मानी साम्राज्य की रानी बनेगी, लगभग 1502 के आसपास रूथेनिया नामक क्षेत्र के रोहितिन नगर में पैदा हुई थी। आज ये पश्चिमी यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन 16वीं सदी में रूथेनिया पोलैंड के राज्य का एक प्रांत था। हम नहीं जानते कि उसका जन्म नाम क्या था। हालांकि हुर्रम के जीवन पर एक विशेषज्ञ ने अनुमान लगाया है कि उसका नाम या तो अनास्तासिया लिसोव्स्का या अलेक्जेंड्रा लिसोव्स्का था। भविष्य की रानी का जन्म उस समय हुआ था जब दक्षिणी यूरोप पर उस्मानी साम्राज्य की बढ़ती ताकत का दबाव बढ़ रहा था। तुर्की मुसलमानों का ये राष्ट्र 14वीं सदी में अनातोलिया से उभरा था, जो कि आधुनिक तुर्की के क्षेत्र के समान है। 15वीं सदी में उनके साम्राज्य ने तेजी से विस्तार कर बाल्कन और लेवेंट के कई हिस्सों पर कब्जा किया। साम्राज्य की महत्वाकांक्षा और शक्ति का प्रतीक 1453 में दिखा, जब कॉन्स्टेंटिनोपल, जो इस्तांबुल शहर का मध्यकालीन नाम था, को उसके बाइजेंटाइन शासकों से जीत लिया गया। तीसरी सदी के अंत में सम्राट डायोक्लेटियन द्वारा इसकी स्थापना के लगभग 1200 साल बाद इसने पूर्वी रोमन साम्राज्य का अंत कर दिया। आगे के वर्षों में युद्धों से बल्कन के उन इलाकों में जो आज के रोमानिया और मोल्दोवा से मेल खाते हैं में और विजय मिली। 1470 के दशक में उस्मानियों ने काले सागर के उत्तरी तट पर क्रीमिया क्षेत्र पर भी अपना संरक्षकत्व स्थापित किया। इस क्षेत्र के बंदरगाह इसके बाद पोलैंड, यूक्रेन और रूस से लाए गए बंदियों के लिए गुलाम व्यापार का केंद्र बन गए, जिन्हें इस्तांबुल लाया जाता था, जो कि उस्मानियों द्वारा विजय के बाद कॉन्स्टेंटिनोपल का नया नाम था। ऐसा बहुत संभव है कि साम्राज्य की भावी रानी क्रीमिया क्षेत्र के गुलाम व्यापार के कारण इस्तांबुल की ओर ले जाई गई। संभवतः उन्हें 1516 में एक गुलाम छापे के दौरान पकड़ लिया गया था और उन्हें उस समय क्रीनिया में काफा नामक स्थान पर ले जाया गया, जो आज के समय के थियोडोसिया बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। यहां से उन्हें बाद में इस्तांबुल भेजा गया, जो उस समय उस्मानी साम्राज्य की राजधानी बना। यहां उन्हें उस्मानी शाही हरम में रखा गया, जो शाही महल के भीतर एक विशाल गृहस्थी था, जिसमें वर्तमान सुल्तान की पत्नियां, अन्य महिला रिश्तेदार, महिला सेविकाएं और सुल्तान की उपपत्नियां शामिल थीं। वह शायद 1517 या 1518 तक यहां आ गई थीं, और इसी समय उन्हें वह नाम मिला जिससे वे सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ये था हुर्रम, जो एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ लगभग खुश या हंसती हुई होता है। उनका दूसरा नाम रॉक्सोलाना उन्हें जीवन में बहुत बाद में रानी के पर्यवेक्षकों और टिप्पणीकारों द्वारा दिया गया था। इसका मतलब है रुथेनिया से आई युवती। हुर्रम का ओटोमन राजधानी में उदय 1520 में शुरू हुआ, जब वो सुल्तान सलीम प्रथम के पुत्र सुलेमान की रखैल बनी। ये ठीक उसी से पहले हुआ था जब सुल्तान की मृत्यु हुई थी, और 30 सितंबर 1520 को सुलेमान 25 वर्ष की आयु में ओटोमन साम्राज्य के सुल्तान बने। उनका लंबा 45 साल का शासनकाल साम्राज्य के जबरदस्त विस्तार और ओटोमन संस्कृति के स्वर्ण युग की शुरुआत का गवाह बना, और इसी कारण उन्हें आने वाली पीढ़ियों में सुलेमान महान के नाम से जाना जाता है। हुर्रम जल्दी ही सुलेमान की रखैलों में एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंच गई थीं। 1522 में उन्होंने सुल्तान से अपनी पहली संतान को जन्म दिया, जो एक लड़का था, और उसका नाम महमूद रखा गया। अगले 4 वर्षों में जल्दी जल्दी उनके 3 और बेटे और एक बेटी पैदा हुए, जबकि 5वां और आखिरी बेटा अंततः 1531 में पैदा हुआ। सुल्तान सुलेमान और हुर्रम को शुरुआत में जो सबसे ज्यादा जोड़े रखता था, वो उनके कई बच्चों का जन्म था। इतने सारे बच्चों का जन्म भी इस बात का साफ संकेत था कि हुर्रम एक साधारण रखैल से ऊपर उठकर एक ऊंचे दर्जे पर पहुंच गई थीं।
क्योंकि आमतौर पर उस्मानी रखैलों को सुल्तान से केवल एक बेटा पैदा करने तक ही सीमित रखा जाता था। सुलेमान की मोहब्बत में ऊंचा स्थान पाने पर भी हुर्रम और वे कई साल अविवाहित रहे। संकोच इस बात को लेकर था कि ऐसी शादी को साम्राज्य और उसकी मुख्य शक्तियों जैसे उस्मानी कुलीन वर्ग के बीच कैसे देखा जाएगा। आखिरकार हुर्रम यूरोपीय थीं। सबसे बड़ी चिंता यह थी कि वह पूर्वी रूढ़िवादी ईसाई थीं, मुसलमान नहीं। हालांकि सुल्तान सुलेमान को शादी को लेकर हिचकिचाहट थी, लेकिन अंत में उन्होंने हुर्रम से शादी करने का फैसला किया। यह आंशिक रूप से 1534 में हाफसा की मृत्यु के कारण भी था। सुल्तान सुलेमान की मां, जिन्हें उनकी मृत्यु तक रानी मां का खिताब प्राप्त था, एक दर्जा जिसे सुलेमान अपनी मां के रहते किसी उपपत्नी को नहीं दे सकते थे। हाफसा की मृत्यु के बाद सुलेमान और हुर्रम ने 1536 में विवाह किया, जिससे रुथेनिया की दासी लड़की हुर्रम सुल्तान बन गई। इस विवाह ने पूरे यूरोप में हलचल मचा दी और चर्चा हुई। उदाहरण के लिए, उस समय इस्तांबुल में काम कर रहे बैंक ऑफ जेनोआ के एक प्रतिनिधि ने इटली राज्य में अपने अधिकारियों को इसकी सूचना दी कि इस सप्ताह शहर में एक अत्यंत असाधारण घटना घटी है, जो सुल्तानों के इतिहास में बिल्कुल अभूतपूर्व है। महान सुल्तान सुलेमान ने एक रूसी दासी को अपनी महारानी बना लिया है। इस विवाह को लेकर बहुत चर्चा हो रही है और कोई नहीं जानता कि इसका क्या अर्थ है। इस बात में कोई शक नहीं कि यह विवाह सच्चे प्रेम का था। सुल्तान और उनकी पत्नी के बीच काफी पत्राचार आज भी मौजूद है और ये स्पष्ट रूप से उनके आपसी प्रेम को दर्शाता है, जिसमें उनकी पत्नी ने उन्हें बाल्कन और लेवांत में सैन्य अभियान के दौरान पत्र लिखे थे। उनके मजबूत रिश्ते का सबूत है कि उन्होंने ओटोमन सुल्तान और उसकी पत्नी के व्यवहार से जुड़े कई नियम और परंपराएं छोड़ दी थीं। उदाहरण के लिए, जहां परंपरागत रूप से सुल्तान की पत्नी को केवल तब तक महल में रहना होता था जब तक उनके बच्चे बड़े हो रहे हों, वहीं हुर्रम ने अपना पूरा शेष जीवन तोपकापी महल में बिताया, जो 16वीं सदी में ओटोमन सुल्तानों का मुख्य निवास था। सुलेमान और हुर्रम के बीच प्रेम के परिणाम स्वरूप रुथेनिया की रानी को भी साम्राज्य के शासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई, जो पूरी तरह से एक नया विकास था। रॉक्सेलाना ने शाही हरम को एक ऐसे संस्थान में बदलने की जिम्मेदारी निभाई जिसने इस्तांबुल में काफी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया, और इसने रास्ता प्रशस्त किया जिसे महिलाओं की सल्तनत कहा जाता है। एक लंबा समय जब महिलाओं ने विशाल ओटोमन साम्राज्य के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये महिलाओं की सल्तनत हुर्रम के तहत शुरू हुआ और 17वीं सदी के मध्य तक, यानी 100 साल से भी अधिक समय तक चला। हुर्रम का अधिकांश प्रभाव देश के विदेशी संबंधों में था, उस समय जब साम्राज्य तेजी से विस्तार कर रहा था, जिसमें हंगरी, उत्तरी अफ्रीका के कुछ हिस्से और मध्य पूर्व में आज के इराक का बड़ा भाग शामिल था। हुर्रम का प्रभाव इस विदेश नीति के कुछ हिस्सों को निर्देशित करने में महत्वपूर्ण रहा है। उदाहरण के लिए, वह सुलेमान द्वारा अपने मूल देश पोलैंड से युद्ध न करने में अहम भूमिका निभा सकती थीं, और 1548 से 1572 तक हुर्रम और पोलैंड के राजा सिगिस्मंड द्वितीय ऑगस्टस के बीच पत्राचार भी हुआ था। ये इकलौता उदाहरण है जहां कोई ओटोमन रानी सीधे यूरोपीय सम्राट के संपर्क में थी, जो प्रारंभिक आधुनिक काल में बेहद असामान्य था। हुर्रम और सिगिस्मंड के बीच यह संपर्क संभवतः 1551 में ओटोमन और पोलिश राज्यों के बीच गठबंधन बनने में काफी हद तक सहायक रहा होगा, जो इसके बाद लगभग 2 दशकों तक बना रहा। हुर्रम ने ओटोमन दरबार के सत्ता संघर्ष में जीत हासिल की, जिससे सुलेमान के उत्तराधिकारी का फैसला हुआ। सुल्तानत का उत्तराधिकार साम्राज्य के भीतर वैसे तय नहीं होता था जैसे यूरोप में होता था, जहां सबसे बड़े जीवित पुत्र को राज्य की विरासत मिलती थी। इस्तांबुल में हर सुल्तान के कई बेटे होते थे, जो अलग अलग पत्नियों व रखैलों से होते और शाही हरम में रहते थे। इन्हीं में से सुल्तान सबसे योग्य बेटे को उत्तराधिकारी चुनता था। 1550 के दशक तक सुलेमान के हुर्रम और उनकी दूसरी वरिष्ठ संगिनी माही देवरन से 4 जीवित बेटे थे। इन बेटों में से 3
सलीम, बायजिद और जहांगीर हुर्रम के बेटे थे, लेकिन सबसे बड़े बेटे मुस्तफा का जन्म 1515 में सुलेमान और माही देवरन से हुआ था। मुस्तफा को कई सालों तक सुलेमान का उत्तराधिकारी समझा गया था, खासकर इसलिए क्योंकि वह उस्मानी सेना में बहुत लोकप्रिय थे और 1530 और 1540 के दशक में उन्होंने साम्राज्य के प्रांतों में कई वरिष्ठ सैन्य और प्रशासकीय पद संभाले थे। लेकिन जाहिर है 1550 के दशक में यह सब बदल गया। आधुनिक ईरान में स्थित फारसी साम्राज्य के साथ 1552 में हुए युद्ध के दौरान मुस्तफा पर अपने पिता को सुल्तानत से हटाने की साजिश रचने का शक हुआ। आखिरकार 1553 की शरद ऋतु में यह सब उस समय चरम पर पहुंच गया जब तुर्की में एक सैन्य तंबू में सुलेमान के निजी अंगरक्षकों ने मुस्तफा पर हमला कर दिया। उन्हें मृत्युदंड दिए जाने से सुलेमान के हुर्रम से जन्मे बेटे सेलीम या बायजिद में से किसी के लिए सुल्तान बनने का रास्ता खुला। उस समय यह व्यापक रूप से संदेह था कि हुर्रम ने अपने पति के मन में मुस्तफा के प्रति संदेह पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ताकि उनके अपने बेटों में से कोई एक साम्राज्य का उत्तराधिकारी बन सके। हालांकि सबूत निर्णायक नहीं हैं और हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं कि हुर्रम इसमें शामिल थीं। अगर वो शामिल थीं, तो यह महत्वपूर्ण घटना थी। अंततः उनके बेटे सलीम सुल्तान सलीम द्वितीय बने। 1566 में सुल्तानों की सीधी वंशावली स्थापित हुई, जिसने हुर्रम और सुलेमान के जीवन के कई वर्षों बाद तक साम्राज्य पर शासन किया। इस्तांबुल में हुर्रम ने यूरोप के दूर इलाकों में रुचि जगाई और तुर्की की राजधानी की घटनाओं को प्रभावित किया। वह अपने परोपकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध हुईं। इस्तांबुल और यरूशलेम सहित कई शहरों में मस्जिदें, अस्पताल और गरीब खाने बनवाए। मक्का में उनके नेतृत्व में एक सार्वजनिक लंगरखाना खोला गया ताकि वार्षिक हज पर आने वाले गरीब तीर्थयात्रियों को खाना मिल सके। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप उन्होंने ईसाई यूरोप में भी बड़ी रुचि पैदा की और 16वीं सदी के मध्य से रॉक्सेलाना के कई चित्र आज भी मौजूद हैं। यह बहस का विषय है कि ये चित्र उनकी असली शक्ल सूरत को कितनी सही तरह से दर्शाते हैं, क्योंकि इटली और अन्य जगहों के जिन कलाकारों ने ये चित्र बनाए, वे उन्हें व्यक्तिगत रूप से चित्रित करने के लिए इस्तांबुल नहीं गए थे, बल्कि वे उनके बारे में सुनी सुनाई बातों या अधूरे स्केच के आधार पर काम कर रहे थे। उस्मानी रानी की सबसे प्रसिद्ध चित्रण लगभग 1550 में वेनिसी चित्रकार टिशियन या उनके स्कूल के सदस्य ने उत्तर पूर्वी इटली में बनाई थी। उस्मानी रानी का निधन 15 अप्रैल 1558 को हुआ था। वह संभवतः लगभग 56 वर्ष की थीं, लेकिन कुछ समय से कई बीमारियों से पीड़ित थीं, जिनमें सबसे अधिक संभावना मलेरिया और पेट दर्द कोलिक का मिश्रण था। मस्जिद में प्रार्थना हुई, जिसे इस्तांबुल में सुलेमान के दादा बायजीद द्वितीय ने बनवाया था। फिर हुर्रम का ताबूत उस्मानी राजधानी के कुछ सबसे वरिष्ठ शाही अधिकारियों द्वारा शहर की गलियों से होते हुए सुलेमानीय मस्जिद तक ले जाया गया, जो एक शाही मस्जिद थी जिसे उनके पति ने 1550 के दशक की शुरुआत में बनवाया था। यहां उन्हें उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया जहां जल्द एक भव्य मकबरा बना, ताकि पोलैंड यूक्रेन सीमा क्षेत्र से गुलाम बनाकर लाई गई उस ईसाई महिला का सम्मान हो सके जो उस्मानी साम्राज्य की रानी बनी। 8 साल बाद 1566 में उनके पति सुलेमान का निधन हो गया और उन्हें हुर्रम सुल्तान के पास एक मकबरे में दफनाया गया। तीसरी कहानी के लिए हम 1630 के दशक के फ्रांस चलेंगे। फ्रांसवाज डॉबिने का जन्म 27 नवंबर 1635 को पश्चिमी फ्रांस के नियोर शहर में हुआ था। उनके पिता कॉन्स्टेंट डॉबिने थे, जो 17वीं सदी के फ्रांस में छोटे कुलीन वर्ग के सदस्य थे, जबकि उनकी मां का नाम जीन दे कार्डियक था। कॉन्स्टेंट अपने धार्मिक मतभेदों के कारण नियोर में आकर बस गए थे। वो एक ह्यूगनॉट या फ्रांसीसी प्रोटेस्टेंट थे और अपने धार्मिक विश्वासों के कारण कार्डिनल रिशेल्यू, जो कि राजा लुई 13वें के मुख्य मंत्री थे, द्वारा नियोर में कैद कर दिए गए थे। यहीं पर उनकी मुलाकात अपनी जेलर की बेटी जीन से हुई और कुछ समय बाद फ्रांसवाज का गर्भ ठहरा। इस तरह फ्रांसवाज के शुरुआती साल थोड़े असामान्य हालात में बीते,
क्योंकि उनके पिता को उस जेल में रखा गया था जिसे उनके नाना चलाते थे। कॉन्स्टेंट को 1645 में रिहा कर दिया गया जब फ्रांसवाज 10 साल की थीं। इसके बाद वे वेस्ट इंडीज के कैरिबियन गए, जहां कॉन्स्टेंट को मैरी गलांटे द्वीप का गवर्नर बनने का आश्वासन मिला। हालांकि जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि यह गलत जानकारी थी। आखिरकार परिवार फ्रांस लौट आया, जहां फ्रांसवास के पिता का 1647 में निधन हो गया। इसके बाद फ्रांसवास को सख्त कैथोलिक तरीके से पाला गया, जब तक कि उनकी मां, जो उनके पिता के विपरीत एक कट्टर कैथोलिक थीं, का भी 1651 में निधन नहीं हो गया। इसके बाद फ्रांसवास की देखभाल मैडम दे नोया के जिम्मे आ गई, जिनकी बेटी फ्रांसवास की गॉड मदर थीं। हालांकि मैडम दे नोया अपनी नई आश्रिता से छुटकारा पाना चाहती थीं और जल्द ही फ्रांसवास को पॉल स्कारो के घर भेज दिया गया, जो उस समय के एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी कवि और लेखक थे और अपंग थे। फ्रांसवास ने कुछ महीनों बाद उनसे शादी कर ली। हालांकि दोनों में 25 साल का अंतर था। उसने कहा कि वह नन बनने के बजाय स्कारो से शादी करेगी। स्कारो की पत्नी फ्रांसवास ने वर्षों तक साहित्यिक गोष्ठी की मेजबानी की। यह शादी असामान्य थी और कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि उनका विवाह कभी शारीरिक रूप से पूर्ण नहीं हुआ। किसी भी हाल में उनके बीच गहरी निष्ठा थी और फ्रांसवास पॉल की देखभाल करती रहीं जब उनकी सेहत बिगड़ती गई और आखिरकार 1660 में उनकी मृत्यु हो गई, जो उनकी शादी के 9 साल बाद हुआ। इस तरह 1660 में फ्रांसवास खुद को विधवा के रूप में पाती हैं, जब उनकी उम्र सिर्फ 25 साल ही हुई थी। वो निस्संतान थीं और अपनी सुंदरता के कारण शुरू में गणिका बनने को आकर्षित हुई थीं। हालांकि उनके पास और भी विकल्प उपलब्ध थे। स्कारो के साहित्यिक गोष्ठी की मेजबान के रूप में वो 17वीं सदी के मध्य के फ्रांसीसी समाज के कुछ सबसे प्रमुख व्यक्तियों के संपर्क में आई थीं। ये संबंध दरबार तक भी फैला हुआ था, जहां ऑस्ट्रिया की एनी, जो राजा लुई 14वें की मां थीं, ने उन्हें सालाना 2000 लीव्र की भत्ता देने पर सहमति जताई थी। उस समय के लिए यह एक बहुत बड़ी रकम थी और फ्रांसवा इस पर बिना दोबारा शादी किए भी आराम से जीवन यापन कर सकती थीं। इस कारण उन्होंने 1660 के दशक में पेरिस और फ्रांस के साहित्यिक समाज में अपना कार्य जारी रखा। हालांकि 1666 में हालात बदल गए। उस वर्ष रानी मां का निधन हुआ और राजा ने, जिनका तब फ्रांसवा से कोई संबंध नहीं था, भुगतान रोक दिया। आर्थिक तंगी में फ्रांसवा ने थोड़े समय बाद फ्रांसवा एडेनेज दे रोशफोर्ट, मार्क्वीज दे मोंटेस्पान, जो राजा की प्रेमिकाओं में से एक थीं, का दरबार में आने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वह उसने जल्द ही पद पा लिया। हालांकि लुई 14वें की शादी रानी मारिया थेरेसा से हुई थी, लेकिन उनकी कई प्रेमिकाएं थीं और वे अकेले मोंटेस्पां के साथ 7 नाजायज बच्चों के पिता बने। जब 1669 में इन बच्चों में से एक का जन्म हुआ तो मार्क्वीज ने उस बच्चे को फ्रैंकोइस के पास पेरिस में रखवा दिया और इस काम के लिए उसे वेतन और कुछ नौकर भी दिए। ये स्थिति आने वाले कई वर्षों तक जारी रही। लुई 14वें ने फ्रैंकोइस द्वारा अपने नाजायज बच्चे की परवरिश के काम की सराहना करते हुए उसे 2 लाख लिव्र की राशि दी, जिससे उसने मेंटेनॉन में एक जागीर खरीद ली। बाद में उसने उसे यहाँ की बड़ी जमीन की मालकिन और ताज के प्रति उसकी सेवा के सम्मान में मार्कीज दे मेंटेनॉन की उपाधि दी। यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि फ्रैंकोइस का राजा के साथ रिश्ता कब शासक और सेविका से बढ़कर कुछ और हो गया। लुई 14वें 17वीं सदी के यूरोप के सबसे शक्तिशाली सम्राट थे। 4 साल की उम्र में उन्होंने 1643 में पिता लुई 13वें के बाद फ्रांस की गद्दी संभाली। इस कारण उन्होंने 1661 तक अपने दम पर फ्रांस पर शासन करना शुरू नहीं किया था। लेकिन जब उन्होंने शासन संभाला तो उन्होंने आदेश द्वारा और राजाओं के दैवीय अधिकार के माध्यम से शासन करने का दृढ़ संकल्प दिखाया, जिसके कारण उन्हें प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में राजशाही निरंकुशता का प्रतीक माना जाता है। इसी के तहत उन्होंने पेरिस से लगभग 20 किलोमीटर दूर वर्साय में एक विशाल नया शाही महल और दरबार के निर्माण का आदेश दिया था। यह लुई ने सोचा था कि वह अपने पूर्वजों से ज्यादा अलग-थलग तरीके से फ्रांस पर शासन करेंगे,
जबकि उनके पूर्वज फ्रांसीसी राजधानी में रहते थे। यहीं वर्साय में फ्रैंकोइस और लुई का रिश्ता पनपने लगा, शायद 1673 में ही, लेकिन 1678 तक यह स्पष्ट रूप से चल रहा था। 1680 के शुरुआती वर्षों में वह राजा की सबसे प्रमुख प्रेमिका बनी और मार्क्वीज दी मोंटेस्पॉन की जगह ले ली। ऐसा लगता है कि लुई एक ऐसी महिला से मोहित हो गए थे जो राजनीति, अर्थशास्त्र और फ्रेंच साहित्य सहित कई विषयों पर उनके साथ गंभीर बातचीत कर सकती थी। 1683 में स्थिति को जो वास्तव में बदल गया वो था लुई की बहुत कुछ झेल चुकी पत्नी रानी मारिया थेरेसा की 30 जुलाई को उनकी बाह में फोड़े के कारण उत्पन्न जटिलताओं के चलते मृत्यु। रानी की मृत्यु के बाद लुई को फिर शादी का अवसर मिला, लेकिन एक असामान्य फैसले में फ्रांस के राजा ने अपनी प्रेमिका से शादी करने का निश्चय किया, बस आधिकारिक रूप से नहीं। पुरानी रानी की मृत्यु के कुछ समय बाद राजा और फ्रैंकोइस ने पेरिस के आर्च बिशप फ्रांसवा दे हार्ले की अगुवाई में निजी समारोह में शादी की। आमतौर पर माना जाता है कि यह 9 अक्टूबर 1683 को हुआ था। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि गुप्त विवाह वास्तव में जनवरी 1684 में संपन्न हुआ था। समारोह में कुछ ही लोग शामिल हुए थे, जिनमें राजा के पादरी और कुछ दरबारी अधिकारी शामिल थे। इस कारण वास्तव में समारोह को देखने वाले लोगों की संख्या सीमित थी और आज गुप्त विवाह के विवरण बहुत कम और दुर्लभ हैं। जो स्पष्ट है वो ये है कि 1683 की शरद ऋतु में या उसके बाद की सर्दियों में फ्रांसवाज दे ओबिनिये मंतेनॉन की मार्क्वीज फ्रांस की रानी बन गईं। एक ऐसी रानी जिसे लगभग कोई नहीं जानता था कि वो राजा की नई पत्नी है। इस विवाह को गुप्त रखने के कई कारण बताए गए हैं। कुछ लोगों के अनुसार अगर रानी मारिया थेरेसा की मृत्यु से पहले इस जोड़े के संबंध सार्वजनिक हो जाते तो बड़ा घोटाला हो सकता था, लेकिन असली कारण शायद ये था कि फ्रैंकोइस की निम्न सामाजिक स्थिति के कारण उस समय की शाही परंपराओं के अनुसार उनके लिए सार्वजनिक रूप से विवाह को स्वीकार करना उचित नहीं था। लुई जैसी हैसियत वाले राजा से अपेक्षा थी कि वह यूरोप के किसी अन्य शाही परिवार की राजकुमारी से ही विवाह करें। फ्रैंकोइस शर्त पूरी नहीं करती थीं, इसलिए तय हुआ कि इस विवाह को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा। संभवतः वर्साय में यह नया इंतजाम शायद हर किसी को साफ समझ आ गया होगा। यह भी राजा और रानी के अलग अलग अपार्टमेंट थे, जैसे अन्य शाही महलों में होता था, लेकिन फ्रैंकोइस को जल्द ही उन अपार्टमेंट्स में बसा दिया गया जो वर्साय की भव्य सीढ़ियों के ऊपर थे और सीधे राजा के अपार्टमेंट्स के सामने थे। इसके साथ ही समकालीन लोगों ने यह नोट किया कि इसके बाद वह हमेशा दिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा फ्रैंकोइस के साथ बिताते थे। इस बात को देखते हुए साथ ही उसकी बुद्धिमत्ता और शिक्षा को भी यह सवाल उठता है कि फ्रांस की गुप्त रानी ने फ्रांसीसी राजनीति और समाज पर किस हद तक प्रभाव डाला। नई रानी का राजनीतिक प्रभाव और आने वाले वर्षों में फ्रांसीसी समाज पर उसका असर काफी बहस का विषय रहा है। उसे प्रोटेस्टेंट लेखकों द्वारा काफी आलोचना का सामना करना पड़ा, जो मानते थे कि लुई के 1685 में नांतेस के फरमान को रद्द कर फ्रांसीसी प्रोटेस्टेंट्स पर फिर से अत्याचार शुरू करने के फैसले में उसका कुछ हाथ था। नांतेस के फरमान ने 17वीं सदी के अधिकांश समय तक सभी फ्रांसीसी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी थी। हालांकि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये सुझाव दे कि फ्रैंकोइस अपने नए पति के इस फैसले के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार थी, और ये केवल संयोग ही है कि लुई ने अपनी दूसरी पत्नी से गुप्त विवाह के तुरंत बाद ये कठोर कदम उठाया। वास्तव में हालिया शोध ने तो इसका ठीक उल्टा ही सुझाव दिया है और यह भी बताया है कि गुप्त रानी फ्रांस के प्रोटेस्टेंट्स पर बाद के वर्षों में हुए कुछ सबसे बुरे प्रकार के अत्याचारों की प्रबल विरोधी थीं। वास्तव में रानी बनने के पहले 7 वर्षों में फ्रैंकोइस का प्रभाव अधिक नहीं था। 1700 में एक बदलाव आया जब स्पेनिश उत्तराधिकार का युद्ध पूरे यूरोप में भड़कने लगा, और आमतौर पर यह समझा जाता है कि लुई ने अपनी पत्नी पर सलाह के लिए कहीं अधिक हद तक निर्भर करना शुरू कर दिया। आखिरकार ये बड़ा संघर्ष,
जिसमें फ्रांस और स्पेन का सामना ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और डच गणराज्य के नेतृत्व वाले यूरोपीय शक्तियों के एक व्यापक गठबंधन से हुआ 1714 तक चलता रहा। पूरे इस दौरान आमतौर पर माना जाता है कि फ्रांकोइस अपने पति की अनौपचारिक सरकारी मंत्री थीं। रानी फ्रांकोइस के समय महिलाओं की शिक्षा को संरक्षण देना एक प्रमुख पहलू था। उन्होंने पेरिस के सेंट सिर में मेसन रोयाल दे सेंट लुई की स्थापना की। यहाँ गरीब लेकिन कुलीन फ्रांसीसी परिवारों की युवा महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी, और यह शिक्षा केवल कठोर कैथोलिक धर्म पर आधारित नहीं थी, जैसा कि अधिकांश अभिजात वर्ग के स्कूलों में होता था, बल्कि इसमें ऐसी महिलाओं को साहित्यिक और सामाजिक शिक्षा भी दी जाती थी। यह स्कूल बहुत बड़ा था और तैयार होने पर इसमें 250 छात्रों के लिए व्यवस्था थी। दर्जनों शिक्षक गणित, ज्यामिति, पढ़ाई लिखाई, भूगोल और इतिहास सहित अन्य विषय पढ़ाते थे। फुर्सत का समय भी भविष्य के फ्रांसीसी कुलीन वर्ग के सदस्यों के लिए एक परिष्कृत सोच विकसित करने में काफी महत्वपूर्ण माना जाता था। छात्रों को शतरंज, चेकर्स व उस समय की अन्य लोकप्रिय गतिविधियां खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। फ्रांसवाज ने 32 साल तक फ्रांस की गुप्त रानी के रूप में शासन किया। लुई चौदहवें की मृत्यु अंततः 1 सितंबर 1715 को हुई, जिससे उनका शासनकाल 72 वर्ष और 110 दिन का हुआ, जो इतिहास में किसी भी यूरोपीय सम्राट का सबसे लंबा शासन है। दिलचस्प बात यह है कि इतने लंबे विवाह के बावजूद दोनों के कभी बच्चे नहीं हुए, क्योंकि फ्रांसवास की शादी के समय उम्र पहले ही 40 के दशक के आखिर में थी और पहले के प्रेम संबंध से भी कोई संतान नहीं हुई थी। यह सिलसिला 1670 के दशक तक जाता है। पति की मृत्यु के बाद उनके परपोते ने उनका स्थान लिया, क्योंकि सूर्य राजा अपने वैध पुरुष उत्तराधिकारियों से अधिक समय तक जीवित रहे। लुई 15वें ने फ्रांकोइस को बड़ी पेंशन दी और वह सेंट सायर में सेवानिवृत्त होकर मेजबानी करती रहीं। उस युग की कई प्रतिष्ठित साहित्यिक और राजनीतिक हस्तियां, खासकर रूस के जार पीटर महान, जिन्होंने रूस को आधुनिक बनाने के प्रयास में मध्य और पश्चिमी यूरोप की अपनी मशहूर यात्राओं में से एक के दौरान वहां का दौरा किया। फ्रांकोइस का निधन 15 अप्रैल 1719 को हुआ। वो 83 वर्ष की थीं। फ्रांस की रानी के रूप में पुष्टि न होने के कारण उन्हें राजकीय अंतिम संस्कार या शाही समाधि नहीं मिली, बल्कि उनकी इच्छा से दट सिर में उनके द्वारा स्थापित स्कूल के परिसर में दफनाया गया। उनकी विशाल संपत्ति मंतेनॉन में उनकी भतीजी डचेस ऑफ नोआइल्स को वसीयत की गई थी। लुई 14वें और उनके बीच असामान्य वैवाहिक व्यवस्था के कारण कई लेखकों ने उनका उल्लेख किया है, और वे अलेक्जेंड्रा ड्यूमा, एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड और आर्थर कोनन डॉयल के कार्यों में भी दिखाई दी हैं। हम आखिरी कहानी के लिए फ्रांस में रहेंगे। अब 18वीं सदी की शुरुआत की ओर बढ़ते हैं। जीन एंटोनेट पॉइजन का जन्म 29 दिसंबर 1721 को पेरिस में हुआ था। उसके माता पिता थे काफी सफल फ्रांसवा पॉइसन और उनकी पत्नी मैडलिन दे ला मोटे। हालांकि संदेह था कि उसकी मां का विवाहेतर संबंध हो सकता था, जिससे जीन के पिता कोई और हो सकते थे, या तो वित्तपति जीन पेरिस दे मॉन्टमार्टल या कर संग्रहकर्ता चार्ल्स फ्रांसवा पॉल लेनोर्मा दे टूरनेम। असल में लेनोर्मा दे टूरनेम उसके कानूनी अभिभावक बन गए थे जब फ्रांसवा पॉइजन ने 1725 में बिना कर्ज चुकाए शहर छोड़ दिया था। बचपन में जीन को अक्सर बीमार रहने के लिए जाना जाता था। 9 साल की उम्र में उसे पोइसी के एक उर्सुलिन कॉन्वेंट से घर भेज दिया गया, जहां वह 5 साल की उम्र से उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त कर रही थी, क्योंकि वह शायद काली खांसी से बीमार पड़ रही थी। घर पहुंचने पर लेनोर्मा दे टूरनम ने उसके लिए घर पर निजी शिक्षा की व्यवस्था की और बेहतरीन शिक्षकों को भुगतान किया। फिर भी पारंपरिक पढ़ाई में वो कभी कोई शानदार छात्रा नहीं रही, लेकिन कला की शिक्षा में उसने खूब तरक्की की। उसे नृत्य, चित्र बनाना, पेंटिंग, रंगमंच और बहुत कुछ सिखाया गया। वह पूरी नाटकों को याद कर लेने और कला की बड़ी संरक्षक होने के लिए जानी जाती थी। बचपन में उर्सुलिन कॉन्वेंट से घर लौटने के बाद
जीन की मां उसे एक ज्योतिषी से मिलवाने ले गईं। वहां उसे बताया गया कि एक दिन वह किसी राजा के दिल पर राज करेगी। जीन की मां ने भविष्यवाणी पर जोर दिया कि उनकी बेटी एक दिन उसे जरूर पूरा करेगी। उन्होंने अपनी बेटी को रेन कहना शुरू किया, जिसका अर्थ छोटी रानी होता है। जीन का बचपन खुशहाल था, जो अंततः 19 साल की उम्र में चार्ल्स फ्रांसवा पॉल लेनोरमान दे टूर्नम के भतीजे चार्ल्स गिलॉम लेनोरमान दे एतियोल से शादी के साथ समाप्त हुआ। लेनोरमान दे टर्नेम, जो अभी भी जीन के अभिभावक थे, वही व्यक्ति थे जिन्होंने जीन और अपने भतीजे के रिश्ते की शुरुआत की थी, क्योंकि इस शादी से उन्हें काफी बड़ा आर्थिक लाभ होने वाला था। 1740 में शादी के बाद लेनोरमान दे टूर्नेम ने अपने भतीजे को अपना एकमात्र उत्तराधिकारी बना दिया, जिससे इतियोल्स की उनकी संपत्ति नवविवाहितों को मिल गई। ये संपत्ति शाही शिकार के मैदानों के किनारे स्थित थी, जो जीन की भविष्य की योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली थी। ये विवाह सुखी था, क्योंकि दोनों एक दूसरे की संगति का आनंद लेते थे, जो उस समय की सभी शादियों में नहीं होता था। चार्ल्स अंततः जीन से गहराई से प्रेम करने लगे। क्या यही बात जीन के लिए भी कही जा सकती है? पता नहीं, पर वो उनकी परवाह करती थीं। उन्होंने वादा किया था कि वह वफादार रहेंगी और साथ रहेंगी जब तक दूसरा आदमी राजा न हो, लेकिन यह बात चार्ल्स को नहीं बताई। अपने शादीशुदा जीवन के दौरान जीन पेरिस के लोकप्रिय सैलूनों में जा सकती थीं, जो ऐसे स्थान थे जहां पुरुष और महिलाएं बौद्धिक चर्चा के लिए एकत्रित होते थे। यहीं पर वह वोल्टेयर, हेल्वेटियस और मॉन्टेस्क्यू जैसे व्यक्तित्वों से मिली थीं। उनके साथ प्रभावशाली लोग थे और उन्होंने मिलने वालों से बहुत कुछ सीखा। समय के साथ जैसे जैसे जीन खुद अधिक लोकप्रिय होती गईं, उन्होंने एतियोल्स में अपनी खुद की बौद्धिक महफिल शुरू की, जो बाद में बेहद सफल रहा। वह बातचीत में माहिर हो गईं और अपनी तीक्ष्ण बुद्धि निखार ली, जिससे आगे वह प्रसिद्ध हुईं। जीन की शादी से 2 बच्चे हुए, एक बेटा जो शैशवावस्था में ही चल बसा और एक बेटी अलेक्जेंड्रीन लेनोरमा देतियोल्स, जिनका जन्म 1744 में हुआ था। अलेक्जेंड्रीन को उनके माता-पिता और दादा फ्रांसवा पॉयसन बहुत प्यार करते थे। दुर्भाग्यवश वह अंततः 9 साल की उम्र में तीव्र पेरिटोनाइटिस के कारण चल बसीं, जिससे पेट की भीतरी परत और पेट के अंगों की झिल्ली में सूजन आ गई थी। अपनी शादी के बावजूद जीन को पूरा यकीन था कि ज्योतिषी की बातें एक दिन सच साबित होंगी। वो फ्रांस के राजा लुई 15वें से मिलने को दृढ़ थीं। क्योंकि अपने पति के साथ जो संपत्ति वह साझा करती थीं, वह शाही शिकार के मैदानों के अंत में थी, इसलिए वह राजा और उसके लोगों को शिकार के दौरान देख सकती थीं। एक दिन उन्होंने जानबूझकर खुद को मैदान के बीचों बीच खड़ा करने का फैसला किया, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो नीली ड्रेस पहनकर गुलाबी बग्घी में बैठी थीं और अगली बार वो गुलाबी ड्रेस पहनकर नीली बग्घी में बैठकर लौटीं। जैसा कि उन्होंने चाहा था, उन्होंने राजा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वह बहुत उत्सुक हुए और अपनी भावनाएं जताने को हिरन के मांस का तोहफा भेजा। क्योंकि मुख्य प्रेमिका की भूमिका पहले से ही मैडम दे शातोरू निभा रही थीं, इस इशारे से कुछ भी नहीं हो सकता था। 1744 के दिसंबर में मैडम दे शातोरू की मृत्यु होने तक जीन के लिए अवसर मिलने शुरू नहीं हुए थे। पूर्व प्रेमिका की मृत्यु के 1 महीने से भी कम समय बाद जीन को वर्साई के महल में आयोजित एक नकाबपोश बॉल के लिए औपचारिक निमंत्रण मिला। ये बॉल जीन के जीवन का एक निर्णायक क्षण साबित हुआ। राजा ने खुलेआम उसके लिए अपने प्रेम का ऐलान किया। बॉल में राजा ने खुद को युवृक्ष और जीन ने शिकारिन डायना के रूप में सजाया था। इन वेशभूषाओं का मकसद शिकार के मैदान में हुई उनकी पहली मुलाकात को दिखाना था, जहां राजा ने उसे पहली बार देखा था। चार्ल्स को दूर भेजने और उसकी पत्नी को अपने पास रखने के बदले में लुई 15वें ने उसे तुर्की में राजदूत का पद देने की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया।
चार्ल्स का दिल टूट गया और उसने पत्नी को बेवफाई के लिए माफ नहीं किया। उसने पेरिस में अन्य महिलाओं से संबंध बनाए, कई बच्चों के पिता बने और फिर शादी कर ली। मार्च 1745 तक जीन अपने पति से आधिकारिक रूप से अलग हो चुकी थीं और राजा की प्रेमिका के रूप में दरबार में स्थापित हो गई थीं। उन्हें शाही अपार्टमेंट और पोम्पादूर की मार्कीज की उपाधि दी गई, जिससे वह एक मार्कीज बन गईं। दरबार में प्रस्तुत होने के लिए एक उपाधि की आवश्यकता होती थी और जीन मैडम दे पोम्पादूर बन गईं। उसी वर्ष 14 सितंबर को उन्हें दरबार में प्रस्तुत किया गया, राजा के चचेरे भाई के साथ। दरबार में जीन ने अपनी स्थिति सुरक्षित रखने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने दरबार की शिष्टाचार सीखी और अपने से ऊंचे पदों पर बैठे लोगों से दोस्ती की, खासकर रानी से। जीन ने रानी मैरी लेस्चिंस्का को यह बहुत स्पष्ट कर दिया कि वो रानी के रूप में उनकी भूमिका का बहुत सम्मान करती हैं, जो अन्य शाही प्रेमिकाओं के बारे में हमेशा नहीं कहा जा सकता था। उनका उन्हें बदलने या सीमा लांघने का कोई इरादा नहीं था। वो चाहती थीं कि मैरी को पूरा यकीन हो। रानी ने जीन के इशारे को न सिर्फ स्वीकारा बल्कि सराहा और औपचारिक रूप से नई प्रेमिका को स्वीकार कर लिया। राजा की मुख्य प्रेमिका की भूमिका सिर्फ शारीरिक संबंधों तक सीमित नहीं था। मैडम डी पोम्पाडूर एक डचेस बनी और फिर रानी की 13वीं लेडी इन वेटिंग बनी, जो दरबार में किसी महिला के लिए सबसे ऊंचा पद था। उन्होंने प्रधानमंत्री की तरह काम किया। वो पदोन्नतियां, उपकार और बर्खास्तगी तय करने के लिए जिम्मेदार थीं। उन्होंने घरेलू और विदेशी राजनीति में भी योगदान दिया। उनका प्रभाव इतना अधिक था कि 1755 में ऑस्ट्रिया के प्रमुख राजनयिक वेंजेल एंटोन, प्रिंस ऑफ काउनिट्जबर्ग ने उनसे संपर्क किया और उनसे वार्ताओं में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। इसका नतीजा वर्साई की संधि थी, जिसमें तय हुआ कि फ्रांस या ऑस्ट्रिया पर ग्रेट ब्रिटेन या प्रशिया के हमले पर वे एक दूसरे की मदद करेंगे। मुख्य प्रेमिका के रूप में उनकी भूमिका के दौरान 7 वर्षीय युद्ध का अंत हुआ, जिससे फ्रांस ने अपने उत्तर अमेरिकी उपनिवेश खो दिए और लगभग दिवालिया हो गया। मैडम डी पोम्पादूर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हार के बाद राजा को सांत्वना दी और कठिन समय में मदद की। मैडम डी पोम्पादूर ने कई अलग अलग व्यक्तियों और नीतियों का समर्थन किया, जो अंततः असफल रहीं, जिससे फ्रांस की स्थिति और खराब हो गई, जो पहले ही युद्ध में हार के कारण पीड़ित था। इस समर्थन और जिस तरह से राजा अक्सर उनकी बातों को सुनते थे, उससे दरबार के कई महत्वपूर्ण सदस्य उन्हें नापसंद करने लगे। उनके राजनीतिक विश्वासों से असहमति और एक आम महिला के प्रति राजा के प्रेम से नाराजगी ने कई लोगों की नजरों में उनकी प्रतिष्ठा को और भी खराब कर दिया। उनकी पसंद की नीतियां देश की युद्धोत्तर स्थिति के लिए विनाशकारी रहीं। मैडम डी पोम्पादूर उन मंत्रियों की समर्थक थीं जो व्यापार, बुनियादी ढांचे और आयकर जैसी महत्वपूर्ण वित्तीय और आर्थिक सुधारों की शुरुआत करते थे, जिससे फ्रांस की वित्तीय स्थिति को मदद मिली। अपने दुश्मनों के बावजूद मैडम डी पोम्पादूर को लगातार राजा का समर्थन मिलता रहा। यहां तक कि जब 1750 में उनका शारीरिक संबंध समाप्त हो गया, तब भी वो उनकी सबसे करीबी मित्र और सलाहकार बनी रहीं। राजा अपने उदासी के दौरों के लिए जाना जाता था और अक्सर कहा जाता था कि केवल मैडम डी पोम्पादूर ही उन्हें ऐसी भावनाओं से बाहर निकाल सकती थीं। समय के साथ वह उनकी एकमात्र भरोसेमंद बन गईं। वह केवल उनके लिए पार्टियां और शिकार यात्राएं कराती थीं। मैडम डी पोम्पाडूर द्वारा कला और प्रबोधन युग के विचारों का समर्थन करना उनके प्रभाव का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जा सकता है। उन्होंने कई लोगों को प्रेरित किया और उनका समर्थन किया, जिनमें फिजियोक्रेट स्कूल भी शामिल था, जिसने अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ और उनके सिद्धांतों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने एक पोर्सलिन फैक्ट्री खरीदी, चित्रों और मूर्तियों के लिए मॉडल बनी और वर्साई में होने वाले शो में शौकिया प्रिंट मेकर और प्रतिभाशाली रंगमंच अभिनेत्रियों का समर्थन किया। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने प्रसिद्ध रोकोको कला शैली को प्रेरित किया। रचनात्मक चीजों का समर्थन कर उन्होंने पेरिस को यूरोप की रुचि और संस्कृति की मानी जाने वाली राजधानी बनाने में योगदान दिया।
मैडम डी पोम्पादूर के राजा से शारीरिक संबंध खत्म होने तक वो राजा की मित्र की मजबूत भूमिका निभाने लगीं, जिसे उन्होंने मृत्यु तक निभाया। 9 साल की उम्र में काली खांसी के बाद वो बीमार रहने लगी और स्कूल छोड़ना पड़ा। वो अक्सर बीमार रहती थीं। उन्हें बार बार सर्दी और ब्रोंकाइटिस होता था, खांसी में खून आता था और सिर दर्द रहता था। राजा के साथ संबंध में रहते हुए उन्हें 3 बार गर्भपात भी हुआ, जिससे उनकी पहले से ही खराब सेहत और बिगड़ गई। मैडम डी पोम्पाडूर की 42 साल की उम्र में तपेदिक होने के बाद मृत्यु हो गई। राजा उनके प्रति समर्पित रहे, उन्हें स्वस्थ करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। जहां दुश्मन उनकी मृत्यु पर खुश थे, वहीं राजा और वे कलाकार तथा विचारक जिन्हें उनका समर्थन मिला था, बहुत दुखी थे। वोल्टेयर ने लिखा, मैडम डी पोम्पादूर की मृत्यु पर मैं बहुत दुखी हूं। मैं उनका ऋणी था, इसलिए उनका शोक मना रहा हूं। ये अजीब लगता है कि जब एक वृद्ध पंपूषा, जो मुश्किल से चल भी सकती है, अभी भी जीवित है। एक खूबसूरत महिला अपने शानदार करियर के दौरान 42 साल की उम्र में मर गई। राजा ने कथित तौर पर यह कहा जब उन्होंने बारिश के तूफान के बीच वर्साय से उसका ताबूत जाते हुए देखा, ला मार्क्वीज नोरा पादेबो तापोर सोन वोयाज, जिसका अर्थ है कि मार्क्वीज को अपनी यात्रा के लिए अच्छा मौसम नहीं मिलेगा। इतिहास के शाही प्रेमियों पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह रोचक लगा। अगर आप और लंबे वीडियो चाहते हैं तो मुझे जरूर बताएं, और अगर आप इसी तरह के विषयों पर और वीडियो चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मुझे उम्मीद है आपने नोटिफिकेशन ऑन किया है ताकि मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। खैर, मेरी तरफ से बस इतना ही। तो मैं आप सभी से अगले फॉरगॉटन लाइव्स में मिलूंगा। धन्यवाद।